हम तुम्हारे साथ हैं। हो गया लाइव होता है ऊपर से। बस मैं पहले यहीं से जाऊंगा, धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है? पूरा आ रहा है। नमस्कार, न्यूज़ 19 देख रहे हैं आप, और न्यूज़ 19 के इस फेसबुक पेज पर आपका लाइव पर आपका स्वागत है। पूनम अंकुर छाबड़ा के अनशन का आज तीसरा दिन है और उनकी तबीयत धीमे धीमे बिगड़ती जा रही है। कुछ देर पहले डॉक्टर पहुंचे थे, यहाँ सरकारी डॉक्टर पहुंचे थे, उन्होंने चेकअप किया पूनम का, और उसमें आया कि जो ब्लड प्रेशर है वो लगातार इनका कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से इन्हें चक्कर की शिकायत आई है। डॉक्टरों ने SMS हॉस्पिटल रेफ़र इनको किया है। अब देखते हैं कि कितनी देर में ये जाएंगे, नहीं जाएंगे, या फिर ये चाहते हैं कि सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पहुँचे। उनसे बातचीत की कोशिश करते हैं मैडम के पास जाकर, क्योंकि तीसरा दिन है आज अनशन का और सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही कोई सरकार का नुमाइंदा यहाँ पर पहुँचा है। मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी आगे बढ़ें और पूनम जी से बात करने की कोशिश करते हैं कि तीसरा दिन है और सरकार के कानों में अब जूं नहीं रहेंगी है। कितना मुश्किल होता है, एक महिला अपने घर से निकलकर समाज सेवा के लिए, समाज के लिए कोशिश कर रही है, लगातार संघर्ष कर रही है, और वो भी एक ऐसी बुराई के खिलाफ जो समाज में एक कीड़े के समान है, लगातार खोखला करती जा रही है समाज को। तो पूनम जी से जानते हैं कि सरकार का जो रवैया है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया। पूनम जी, तीसरा दिन है आज, आपकी तबीयत कैसी है? सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि डॉक्टर्स आए थे, चेकअप किया, उन्होंने SMS हॉस्पिटल रेफ़र करने की बात कही है। देखिए, मैं पिछले 3 दिन से भूख हड़ताल पे हूँ, तो डेफिनेटली शरीर में फ़र्क आएगा, लेकिन मेरे मन में कोई फ़र्क नहीं है। मेरे हौसले बुलंद हैं, मैं मन से पक्की हूँ, और यहाँ पर मैं प्रण लेकर आई हूँ कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक मैं भूख हड़ताल पर बैठी हूँ। शरीर रूप से थोड़ी बहुत कमज़ोरी है, बट मेरा मन जो है वो पक्का है और मैं अडिग हूँ अपनी मांगों पर। देखिए, हौसला, जज्बा देखिए, बच्चों को, परिवार को, घर को छोड़कर शहीद स्मारक पर धरने पर बैठी हैं पूनम जी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की भी कमज़ोरी है, सरकार की भी खामी है। सरकार को सोचना चाहिए कि एक महिला अगर प्रयास कर रही है समाज से किसी बुराई को हटाने के लिए, तो कम से कम एक उचित आश्वासन तो देना चाहिए, इनके पास आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। लेकिन आज तीसरा दिन है। पूनम जी, कोई नुमाइंदा पहुंचा है आपसे मिलने के लिए या बातचीत की कोशिश की गई हो सरकार की तरफ से? अभी तक दूसरे दौर की वार्ता के लिए किसी भी प्रकार की पहल नहीं की गई है, क्योंकि सरकार इस मुद्दे पे कभी भी सेंसिटिव रही नहीं है। हमेशा वो यही चाहती है कि शराब का व्यापार जो चल रहा है वो चलता रहे, नशा की वजह से जो अपराध हो रहे हैं, सरकार की सीधी सी मंशा यही है कि होते रहें, सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता। तो दूसरे दौर की वार्ता का किसी भी तरीके से पहल नहीं की गई है। हम लोग, हमारा संगठन है जो है वो बिल्कुल मजबूत इरादों से यहाँ बैठा हुआ है। जब तक मांगों का हमारे निवारण नहीं होगा, हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले, और सरकार अगर लिखित में हमें किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट देगी तो उसके बाद ही हमारा संगठन तय करेगा कि हमें आगे क्या करना है। तब तक मैं आमरण अनशन पर यहाँ पर डटी रहूँगी। पूनम जी, आपको क्या लगता है कि सरकार की हठधर्मिता है ये, या फिर अधिकारी प्रशासन ही ऐसा है जो नहीं चाहता कि इस मुद्दे को इतना ज़ोर शोर से या फिर सीरियस ले? इस तरह के जो आप जिस चीज़ के खिलाफ आप खड़ी हुई हैं कि शराबबंदी पूरे राजस्थान में हो, तो प्रशासनिक सहयोग भी ज़रूरी होता है। अधिकारी अगर एक कदम आगे उठाएंगे तो जाहिर सी बात है सरकार उनके पीछे उठाएगी, क्योंकि अधिकारी रिपोर्ट करते हैं सरकार को। अधिकारियों का रवैया और सरकार का रवैया, क्योंकि 3 दिन हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि सरकार अपनी जिद पर कायम है, आप लोगों को कोई अच्छा उचित आश्वासन भी नहीं मिला है। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि समाज में जितनी भी व्याप्त बुराइयां हैं या अपराध हो रहे हैं, उसी के बीच में ये सरकार और ये अधिकारी रह रहे हैं। इनको उस बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। अगर आप किसी के एम्प्लॉय हैं या किसी के अंडर में काम कर रहे हैं तो उसमें इंसानियत को नहीं छोड़ें। आप सब भी सहभागिता निभाएं इस समाज को सुदृढ़ करने के लिए, हमारी बच्चियों को एक सुरक्षित समाज देने के लिए। तो आप सभी से मेरा समाज का ये एक निवेदन है कि इसको, अगर बुराई को साफ करना है तो हम सबको मिलकर एक दूसरे का सहयोग करना ही पड़ेगा। मैं डेफिनेटली मानती हूँ कि उनकी जॉब है वो उनके लिए सर्वोपरि है, लेकिन मानवीयता को हम लोग इसमें ख़त्म नहीं कर सकते। अगर मानवीयता इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगी तो संसार ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो उसकी शुरुआत, इसकी पहल आपको करनी चाहिए और एक
वो रिपोर्ट आप साझा करिए जो असली रिपोर्ट है कि कितने अपराध राजस्थान में 90% से ज़्यादा अपराध हो रहे हैं सिर्फ इस शराब की वजह से। इस फैक्ट को मत छुपाएं, इस फैक्ट को आपको सरकार को बताने चाहिए। और मुझे ये लगता है कि ये सारी रिपोर्ट्स अगर मुख्यमंत्री साहब तक पहुंच रही हैं तो सभी हमारे संगठन की ओर से, जनता की ओर से मैं निवेदन करना चाहूँगी, इसको बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से, बहुत मार्मिक तरीके से हमारी बच्चियों के लिए हमें हमारे युवा वर्ग की दृष्टि से देखें कि उनको हम कैसे समाज दे रहे हैं, कैसी कल्पना हो रही है इस समाज में, क्या हो रहा है। इसके लिए कहीं ना कहीं दिल को कठोर करके आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और लेना चाहिए। तो और भी सवाल करेंगे पूनम जी से। आप फेसबुक पर जुड़े हुए हैं और अगर आपका भी कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं पूनम जी से, अपना समर्थन देना चाहते हैं, इनका हौसला बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आप पूरे राजस्थान से, पूरे प्रदेश से, आप अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए। इनका जो आंदोलन है उसमें अपनी भागीदारी दर्ज करवाइए। और हो सकता है कि आप इस खबर को शेयर करते हैं, अधिकारियों तक पहुँचे, जो बड़े नेता हैं उन तक पहुँचे और कुछ उन पर प्रभाव पड़े कि एक महिला है वो वहाँ पर 3 दिन से दिन रात अनशन पर बैठी है बिना कुछ खाए पिए। तो कितना मुश्किल होता है ये, एक वक्त इंसान खाना नहीं खाता है तो बुरा हाल हो जाता है, 3 दिन एक महिला होते हुए, ये बहुत बड़ी बात है। और समाज सेवा देखिए कि अगर अनशन पर ये बैठी हैं उसके बाद भी इस वक्त को अच्छे से यूटिलाइज़ किया है इन्होंने। रक्तदान कैंप आज लगाया गया है। पूनम जी, रक्तदान कैंप एक अच्छी पहल आपकी तरफ से की गई है, ये कोई आपके प्लान में था या फिर यहाँ बैठने के बाद आपको लगा कि यहीं बैठे हैं, अभी और बैठना पड़ सकता है तो इस वक्त का अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाए? और क्योंकि डेंगू चल रहा है, कोरोना जैसी महामारी है, तो उसमें कुछ यूनिट रक्त की इकट्ठी हो जाए जो शायद लोगों के काम आए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, एक आंदोलनकारी होने के साथ साथ मैं एक समाज सेविका भी हूँ। समाज को किस तरीके से हम एक अपना अच्छा एफर्ट दे सकते हैं, ये हमारी हमेशा कोशिश रही है। मैंने हमेशा इस चीज़ के लिए पहल की है। आज यहाँ पर अनशन पे हूँ, मेरी मजबूरी है कि मैं समाज में हर व्यक्ति के बीच में नहीं जा पा रही हूँ, किसी प्रोग्राम में या इवेंट में नहीं जा पा रही हूँ। तो इसी अनशन के दौरान हम लोगों ने, हमारे संगठन ने ये तय किया कि हम, जो डेंगू इतना फैला हुआ है पूरे राजस्थान में, आप देखिए कितने सारे केसेस आ रहे हैं, तो हम लोगों ने ये निर्णय किया कि हमें उन्हें ब्लड देना चाहिए। जिन लोगों को ज़रूरत है प्लेटलेट्स की, जिनको ब्लड की ज़रूरत है, एक व्यक्ति अगर रक्तदान करता है तो 3 व्यक्तियों को जीवन दान मिल सकता है। तो ऐसी सोच के साथ में हमने यहाँ पे अनशन स्थल से ही हमने ये एक कोशिश, एक मुहिम स्टार्ट की। सबने हमने प्रण किया कि हम यहीं से उन जो डेंगू से जो पीड़ित हो रहे हैं उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। तो हमने रक्तदान शिविर का यहाँ आज आयोजन किया है। साथ ही साथ हम सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, हमारा खून बहुत पक्का है, मजबूत है। मैं एक शहीद की बेटी हूँ, पीछे हटने वाली नहीं हूँ। मेरे इरादे बुलंद हैं, नेक हैं, जनता मेरे साथ में है। जितने अच्छे कॉजेज़ हैं इस दुनिया में और मैं उनके लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर सकती हूँ, अपने आप को समर्पित कर सकती हूँ, मैंने हमेशा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और आज इस पवित्र स्थल से भी मैं वो मुहिम को अंजाम दे रही हूँ। अगर इसमें अगर मैं अपना 1% भी दे पा रही हूँ तो ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट है, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं समाज को अपना 1% भी यहाँ बैठकर दे पा रही हूँ। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य आप कर रही हैं मैडम। और बहुत लोगों की, हज़ारों लाखों लोगों की शुभकामनाएं, आशीर्वाद आपके साथ है। आप ऐसे अच्छे काम करते रहिए। कोई भी आंदोलन होता है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ जो उपस्थिति होती है उससे उसकी ताकत का, उस आंदोलन की मजबूती का अंदाज़ा लगाया जाए। फ़ोन मैसेज के माध्यम से क्या किसी नेताओं ने, किसी पार्टी ने, दूसरे समाज सेवी हैं पूरे राजस्थान से समर्थन दिया है आपको, इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने की बात कही है? देखिए, बहुत सारे संगठन लोग हैं। मेरी भी जो संस्था है जस्टिस फॉर छाबड़ा जी संगठन, वो भी मुझे सहयोग कर रही है। हमारे हर ज़िले में हमारी टीम है, वो अपने लेवल पर, उस स्तर पर हमें सहयोग कर रही है। और जो जयपुर में भी संगठन है या राजस्थान में है, वो भी हमें समर्थन कर रहे हैं। मैंने कभी भी इस आंदोलन को जनसंख्या के साथ में नहीं जोड़ा। जब आपके नेक इरादे होते हैं, जो कि मुझे छाबड़ा साहब की वजह से प्रेरणा मिली है, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी है। वो हमेशा कहते थे कि अकेले चलो, सब आपके साथ होंगे। अगर आपने कोई नेक प्रण लिया है किसी कार्य के लिए, तो आपके साथ सब अपने आप जुड़ जाएंगे। तो सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी मैसेजेस भी कर रहे हैं। यहाँ पर जो जो व्यक्ति आ सकते हैं, आप देख लें कि सारा दिन यहाँ कोई ना कोई आता रहता है, संगठन यहाँ पर आगे अपना समर्थन दे रहा है। तो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि सब लोग आ रहे हैं, इस मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं, आशीर्वाद मिल रहा है। मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगी कि
मैं ना ही गांधीवादी हूँ, ना मैं कोई और पार्टी से जुड़ी हुई, ना किसी संघ से जुड़ी हुई हूँ, ना किसी वर्ग से, ना ऐसी कोई मेरी मेंटलिटी नहीं है। मैं सिर्फ गुरुशरणवादी हूँ। मैं गुरुशरण छाबड़ा जी के कदमों पे चलती हूँ, उनकी राह पे चल रही हूँ, उनके जो रास्ते दिखाए हुए हैं उस पे चल रही हूँ। बाकी आप सबका साथ, सम्मान, आशीर्वाद मेरे साथ है, ये मेरे लिए बहुत है, और उनकी प्रेरणा और आशीर्वाद मेरे लिए बहुत है। जी मैडम, एक बुराई के खिलाफ आप खड़ी हुई हैं, मेहनत कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं लगातार, तो हम भी मीडिया के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से साथियों से अपील करते हैं कि इस आंदोलन को मजबूती दीजिए, एक एक करके पूनम जी का साथ दीजिए, क्योंकि शराब है वो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। ना जाने कितने घरों को इसने बर्बाद किया है, ना जाने कितने लोग कम उम्र में गुजर जाते हैं, घर का सामान तक लोग बेच देते हैं एक दारू की आदत के चलते। तो बहुत गंदी चीज़ है और उसके खिलाफ एक अच्छी पहल पूनम जी ने की है। पूनम जी, आज तीसरा दिन है, तबीयत आपकी लगातार ख़राब हो रही है, डॉक्टरों ने भी ये कहा कि आपको एसएमएस ले जाना पड़ेगा इनको, तो एसएमएस जाने का प्लान है अभी, या फिर यहीं से थोड़ा मोटा ट्रीटमेंट लेंगे आप? मैं कोई भी ट्रीटमेंट नहीं ले रही हूँ, मैं अनशन पे हूँ, और आमरण अनशन का मतलब होता है कि आप कुछ नहीं ले सकते, और मैं कुछ नहीं लूँगी। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, चाहे फिजिकली तौर पर मैं थोड़ा सा डाउन हो सकती हूँ, लेकिन मेरे इरादे बुलंद हैं। मैं यहीं से ही अपना अनशन कंटिन्यू करूँगी। मैं कहीं हॉस्पिटल में नहीं जा रही हूँ, ना किसी का ट्रीटमेंट ले रही हूँ। जी, तो तीसरा दिन है आज, और 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है पूनम जी ने, क्योंकि ज़्यादातर वक्त हमने इसी अनशन स्थल पर गुजारा है, यहीं से रिपोर्टिंग की है। रात को भी हम करीब 1-1:30 बजे तक यहीं थे, और पूनम जी इसी तरह जैसे अभी खुश मिजाज हैं, इसी तरह यहीं बैठे थे और सबके हौसला अफजाई कर रहे थे, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। एक और साथी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। पवन जी, आप लगातार इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, अनशन स्थल पर भी आप मौजूद हैं। 3 दिन हो गए हैं, क्या थोड़ी बहुत भी नेगेटिविटी आई है मन में कि यार सरकार नहीं मान रही, 3 दिन से मैडम भूखे हैं, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, सरकार ना आए, बीच में टेबल पे बैठना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं सलाम करना चाहूँगा इन महिला के जज्बे को, जो इतने लंबे समय से इस आंदोलन को लगातार लेके चलती हुई आ रही हैं, और अब शर्म आती है इस प्रदेश में अपने आप का, इस प्रदेश का निवासी कहते हुए। देखिए, बहुत ओछे शब्द हो सकते हैं मेरे, इस प्रदेश का निवासी कहते हुए, जिसके अंदर एक संवेदनशील सरकार मानी जाती है। ये माना जाता है कि इस सरकार के आगे संवेदनशील शब्द लगाया जाता है। माननीय श्री गहलोत जी के आगे राजस्थान का गांधी कहा जाता है। कहाँ गया उनका गांधीत्व, कहाँ गई वो संवेदनशील सरकार जो एक महिला को इस मोड़ पर छोड़ के खड़ी है? इस सरकार को शर्म नहीं है या फिर याद नहीं है कि ये प्रदेश अपना एक मजबूत नेता और एक मजबूत समाज से भी पहले भी खो चुका है, और उन्हीं की राह पे उनकी बहु अग्रसर है। ये सरकार आंखें मूंदे सिर्फ अपनी सीट की कार्रवाइयां करने में लगी है, अपने घर की लड़ाइयों को रोकने में लगी है। हमारी सीट कैसी बचे, हमारा कैबिनेट कैसे बने, हमारे मंत्री कैसे बने, इन चीज़ों की लड़ाई पे लगी है। लेकिन सरकार की कहीं पर भी ऐसी मानसिकता नहीं दिखी जहाँ पे सरकार की मानसिकता प्रदेश की जनता को लेकर, प्रदेश के युवाओं को लेकर, या एक ऐसी महिला जो अपने घर परिवार से दूर इस खुली छत में यहाँ पर अनशन करने को मजबूर है। इनकी 2 बातें, 2 मांगे, ऐसी मांगे जो कि जिनायन है, कहीं ना कहीं सरकार हित में ऐसी मांगे हैं। उन मांगों को मानने में सरकार अगर असमर्थ है तो हमें वास्तविकता में शर्म आती है। हम इस प्रदेश के निवासी हैं, हम ऐसे प्रदेश के निवासी हैं जहां के माननीय मुख्यमंत्री, जहां के अधिकारीगण, हर व्यक्ति की एक असमर्थता। हमारा एक डेलीगेशन गया था, उन्होंने बात की, लेकिन सब ढांवाडोल रवैये हैं। उनका कहना है कि कोई और करेगा, कोई कहते हैं मुख्यमंत्री साहब करेंगे। समझ में नहीं आता कि इस देश में राजा बैठे हैं, किराने के दुकानदार, जब हर चीज़ उनको करनी है तो इतने अधिकारियों का जमावड़ा क्यों, इतना टैक्स क्यों, इतनी महंगाई क्यों? हर चीज़ में सिर्फ एक व्यक्ति करेगा, वो है मुख्यमंत्री। किसी अधिकारी के पास कोई चीज़ें नहीं। जैन साहब, कुछ आंकड़े अक्सर मुख्यमंत्री की जुबान पर रहते हैं, आंकड़ों के माध्यम से अक्सर वो बताते हैं। भी केंद्र ने जब पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी कम की तो उन्होंने कहा कि अगर हम कम करेंगे तो हमें 1800 करोड़ का, 3600 करोड़ का नुकसान होगा। तो क्या एक ये भी आंकड़ा उनके जहन में है कि अगर हमने शराबबंदी कर दी और जो राजस्व आ रहा है सरकार के पास, उसमें तो हजारों करोड़ों रुपए का फिर नुकसान हो जाएगा? तो क्या इन सब आंकड़ों के मद्देनजर वो इस तरह के फैसले नहीं ले पा रहे हैं? हालांकि दूसरे राज्यों में करके दिखाया है, गुजरात में करके दिखाया है, हरियाणा में हो चुका है, बिहार में अभी भी लागू है, बहुत से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने बोल्ड फैसला लिया है। तो क्या या तो हो सकता है कोई राजनीतिक दबाव हो मुख्यमंत्री के ऊपर, या फिर उनकी ये सोच है कि प्रदेश घाटे में चला जाएगा? एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा,
आज अगर ईश्वर ना करे, हम चाहते हैं सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अगर मुख्यमंत्री साहब के किसी व्यक्तिगत व्यक्ति पर अगर कोई आंच आती है तो पैसा देखेंगे कि उसकी जान। आज प्रदेश क्या लाशों के ढेर पर पैसा कमाना चाहता है? क्या मुख्यमंत्री साहब इतने मजबूर हैं? क्या मुख्यमंत्री साहब का मजबूत नेतृत्व तो नहीं रहा? क्या मैसेज माने हम इसे? हम प्रदेश की जनता से एक अपील करना चाहते हैं कि जो अपने घरों में बैठी हैं, आज एसी में बैठी हैं, एक बार बाहर निकलें, एक बार दरवाजा खटखटाएं सरकार का और इनसे पूछें कि राजस्व हमारा, पैसा हमारा, तो क्या लाशें भी हमारी बिछा के जाओगे? ऐसे रेड कारपेट किस काम के, जो रेड कारपेट कलर से ना होकर खून से सने हो। उन रेड कारपेट पे जाकर के आप शपथ ग्रहण समारोह में जाते हैं जिन पे लोगों की लाशों का खून बिछा है। बहुत ही असहनीय पीड़ा है। हमारी सरकार से एक बार पुनः निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, इस मामले को गंभीरता से ले। कहीं ऐसा ना हो कि प्रदेश का, देश का बच्चा बच्चा रोड पर उतर जाए और उस सरकार को नहीं, किसी भी सरकार को, आने वाली सरकार को या वर्तमान सरकार को अपनी सीट बचाना मुश्किल हो। पैसा जरूरी है, पैसे के लिए और बहुत सारे साधन उपार्जित किए जा सकते हैं। इस पैसे से राजस्व अगर जाता है तो यही पैसा बचा करके देश के अन्य व्यापारों में लगाया जा सकता है। एक नॉर्मल सा आदमी अगर एक शराब पीता है, उस पैसे को वो कहीं अपने बच्चों की शिक्षा में, कपड़ों पे, खाने पे, पीने पे खर्च करेगा तो भी राजस्थान सरकार को राजस्व मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये राजस्व सिर्फ मिलता है, इसके पीछे होने वाले खर्च, जब हम जाते हैं, डेलीगेशन जाते हैं, तो वहाँ पे खर्चों का ब्यौरा भी दिया जाता है कि अगर हम कमा रहे हैं तो हम खर्च भी कर रहे हैं। तो ऐसा खर्चा किस काम का जिससे प्रदेश की जनता ही मर जाए। चलिए, शुक्रिया पवन जी। कुछ और लोग हैं यहाँ जो लगातार जुड़े हुए इस अनशन से। सरकार का जो रवैया है उस पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अभी जो सरकार का रवैया है, जो जनता को लाभ देने वाला नहीं है, जनता का शोषण अत्याचार करने वाला। जितने भी अधिकारी लगे हुए हैं पुलिस प्रशासन में, अपराधीगण इतना बढ़ गया है, जुआ सट्टे के अड्डे हर जगह खुले हुए। और यहाँ तक जो पुलिस को सूचना देता है, मुखबर तक को मार देते हैं और अड्डे चला देते हैं। और ये कहते हैं कि पहले हम पुलिस वाले के लिए कमाते हैं 10,000, फिर हम 1 लाख कमाते हैं 24 घंटे। तो ये तो रिपीट की बात कर रहे हैं कि हम तो उस पूरी पार्टी को ही बदल देंगे जो राजस्थान में चलती आ रही, कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। इस बार तो कांग्रेस ही आएगी और उसका प्लान भी अकबर रोड पर दिल्ली में बैठ के तैयार कर लिया। सचिन पायलट, अशोक गहलोत मिलके भी आ गए कि हम तो आएंगे, सरकार लाएंगे। कांग्रेस का वेरिस्ट लीडरों में रहा हूँ, संजय गांधी नहीं रहा या राजीव गांधी नहीं रहा। मैं यहाँ से डीजी को हैदराबाद पहुँचाया था, सिंघवी को, बीएसएफ कांड में इस पे ये कि यार भ्रष्टाचार 25 पेटी 50 पेटी की चल रही है, तुरंत केंद्रीय गृह मंत्री ने हटाया। उस वक्त की कांग्रेस में, उस वक्त के नेताओं में और आज की कांग्रेस में नेताओं में, दिल्ली की हाईकमान की बात करें और फिर राज्य की बात करें, तो क्या जो हाईकमान के हैं, कांग्रेस हाईकमान के नेता हैं, उनकी सोच ही थोपी गई है यहाँ राज्य में, या फिर अशोक गहलोत कुछ अलग सोच रहे हैं, अलग तरीके से चल रहे हैं, खुद के बलबूते यहाँ चला रहे हैं सरकार? खुद के बलबूते पे चल रहे हैं और दिल्ली जाते हैं, मिलते हैं, आते हैं। ठीक है, अच्छे मुख्यमंत्री है, मगर कंट्रोल करना। खुद मुख्यमंत्री मुख्यालय में 3 बार जाया, भाई कानून की व्यवस्था सुधारो, पर क्राइम को रोको, बढ़ता क्राइम को रोको, मगर बढ़ता क्राइम ज्यादा हो रहा है। कुछ बोल्ड फैसले लेने की जरूरत है। हाँ, यानी कि इनको लेना चाहिए और क्राइम पे रोक लगानी चाहिए। और उसका मुख्य कारण एक नशे भी तो है। नशे में अक्सर नशे के लिए लोग, क्योंकि पैसा होता नहीं है, फिर दूसरे क्राइम करते हैं, हत्या करते हैं, डकैती करते हैं, चेन स्नैचिंग करते हैं, मोबाइल, बैटरी, इन्वर्टर, हर चीज की चोरी होती है। तो वो भी एक मुख्य कारण है इसका, नशे का मुख्य कारण है। ये जो भी नशे का मुख्य नहीं होता है तो चोरी करता है, डाका देता है। और जितने भी अच्छे कंडीशन वाले थे, ट्रक बेच के घर गए तो बीवी बच्चों को मार दिया। यानी कि 2-3 साल से ट्रांसफर नगर में अड्डा चला हुआ है और ट्रांसफर नगर थाना को हम पकड़ाते हैं, वहाँ जाके छोड़ देते हैं। तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है उनको, ये कहना राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कहता है कि थ्रेड तक भ्रष्टाचार फैल रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये तो एक हिस्सा हो गया आजकल राजनीति का, इस तरह की चीजें, क्योंकि ये सिस्टम का हिस्सा हो गया। लगातार सिस्टम के अंदर ही इतना करप्शन है कि ऊपर वाले तो कुछ कर ही नहीं पाते। ओम प्रकाश जी हमारे साथ हैं। तीसरा दिन है, किस दिशा में जा रहा है आंदोलन? सबसे पहले तो आपसे यही जानेंगे। बिल्कुल, आज मैं मैडम जी के साथ में 3 दिन से यहाँ बैठा हुआ हूँ और 2 दिन तक तो मैंने भूख हड़ताल नहीं की, लेकिन जब ये आंदोलन ऐसा लग रहा था कि आगे बढ़ने को जा रहा है तो मैं खुद आज भूख हड़ताल पे बैठ गया हूँ। और चाहे मेरे को प्राणों की आहुति देनी पड़ जाए, मैं यहाँ से नहीं हटने वाला। सरकार को ये सारी मांगे माननी पड़ेगी। तो सरकार का जो रवैया है, वो आपको लगता है कि सरकार जिद पर अड़ी हुई है?
बिल्कुल सरकार अपनी जिद पर है। ये तो देखो कांग्रेस और बीजेपी दोनों, पहले भी बीजेपी की सरकार के टाइम पे आंदोलन हुए थे और अब कांग्रेस सरकार के टाइम पे हो रहे हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि सरकार को जनता के आधार पर चलना चाहिए। जनता के आधार पर चलना। चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश जी। अंकुर जी हमारे साथ हैं, पूनम अंकुर छाबड़ा के पति हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, थोड़ी तबीयत ख़राब है, डॉक्टर्स की टीम आई थी, भी उन्होंने चेकअप किया तो उसमें आया है कि ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, कम हो गया है, तो चिंतित हैं आप। दूसरी तरफ इस बात की भी चिंता है कि सरकार अपनी जिद पर अड़ी है, हट पर अड़ी है। सरकार अपनी हट पे अड़ी हुई है। सरकार ने वार्ता का दौर शुरू किया और उसको बीच में ब्रेक कर दिया। वो अपनी बातों से बार बार पीछे हट रही है। हम प्रयास करेंगे कि अनशन जारी रहे और पूनम जी को डॉक्टरों ने जैसा कहा है, उनकी इच्छा है, अगर वो कहेंगे, पूनम जी की इच्छा होगी तो वो अनशन पे जाएंगे, SMS हॉस्पिटल जाएंगे, नहीं तो अगर चाहेंगे तो धरना स्थल पे ही रहेंगे वो। अंकुर जी, दिक्कत कहाँ आ रही है? कोई सरकार की तरफ से दिक्कत आ रही है या फिर एक अहम चीज़ होती है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से दिक्कत आ रही है? क्योंकि इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, क्या ये ही नहीं चाहते कि इस अभियान को और आगे बढ़ाया जाए? या कुछ चीज़ें होती है कि आंदोलन कुचल दिए जाते हैं, तो इस बारे में आप व्यक्तिगत रूप से आप क्या सोचते हैं कि अधिकारी इस मुहिम को आगे नहीं बढ़ने दे रहे? सरकार तक जो रिपोर्ट देते हैं ये लोग, वो सही रिपोर्ट नहीं देते हैं, या फिर सरकार का ही मूड नहीं है इसमें, सरकार खुद इसमें रुचि नहीं ले रही कि प्रदेश में शराबबंदी हो, या फिर जो आपने कुछ मांगे की हैं उन मांगों में संशोधन हो, उन मांगों को माना जाए? देखिए, सरकार और अधिकारी सभी मिले हुए हैं। सरकार जो चाहती है वही अधिकारी बोल सकते हैं। पहले के समय में अधिकारी स्पष्ट रूप से कह सकते थे कि आज ये काम गलत हो रहा है, मैं नहीं कर सकता हूँ, या ये अनशन पर बैठे हैं, इनकी मांगों को हमें मानना चाहिए, या ये गलत है, ये सही है। आज का दौर वो जा चुका है। सरकार जिसकी, अधिकारी उसी का। अधिकारी भी वही बोलते हैं जो उनके आका कहते हैं। अगर सरकार चाहे 1 मिनट के अंदर शराब को पूर्ण रूप से बंद किया जा सकता है, या उसको चरणबद्ध तरीके से बंद किया जा सकता है। अभी नीति बनाने की बात हो रही है कि एकदम से सरकार अपने पूरे राजस्व को अगर नहीं छोड़ सकती तो धीरे धीरे करके चरणबद्ध तरीके से शराब को बंद किया जा सकता है, नशे को पूर्ण रूप से बंद किया जा सकता है, नशा मुक्ति की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं। उसी के साथ में जो मेन मुद्दे की बात है, जहां से हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकायुक्त के अंदर जो उनके पास में अधिकार होने चाहिए वो अधिकार नहीं है। आज उनको अगर और अधिकार दिए जाएंगे, उनको मजबूत किया जाएगा, तो आम आदमी अगर कोई भी शिकायत लेकर के जाएगा तो उसकी जांच होगी और उनको स्वतंत्र करना ज़रूरी है ताकि उसका निर्णय किया जा सके। आज आप देख रहे हैं इतने भ्रष्ट ऑफिसर पकड़े जा रहे हैं, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही, उन पे केस चलाने की भी अनुमति नहीं मिल रही है। उसके पीछे यही कारण है कि हम कमज़ोर लोकायुक्त के साथ में उन कमज़ोर नियमों के अंदर बैठे हुए हैं। अगर वो सशक्त होंगे, भ्रष्टाचार का सफाया होगा, आम जन को, आम गरीबों तक वो चीज़ें जो गवर्नमेंट लागू करती है मगर वो उन तक पहुंचती नहीं है, उससे शायद गरीबी कम होने पे और देश को आगे बढ़ने में मौका मिल सकता है। पहले दिन अनशन का पहला दिन था तो हम लोग भी यहीं थे। उस दिन आप लोगों को बुलाया था बातचीत के लिए, तो कुछ क्या पॉजिटिव बातचीत हुई और उसके बाद आपके पास कोई संपर्क करने की कोशिश की गई कि आप आइए फिर से बातचीत करते हैं? देखिए, प्रशासन के द्वारा बातचीत का एक रास्ता बनाया गया था। उस रास्ते के अंदर यहाँ से प्रतिनिधिमंडल गए थे जिसमें 5 लोग शामिल हुए थे, पवन जैन जी, ओम प्रकाश जी, लक्ष्मी जी, विशाल भारद्वाज और पंडित रमेश दादी जी। ये पांचों ने जाकर के राजस्थान के मुख्य सचिव साहब के सामने अपनी बातों को रखा। उन्होंने उनकी बातों को सुना, कुछ हॉट टॉक्स भी हुई, कुछ क्रिटिसाइज़ भी करने का प्रयास किया गया, मगर ये संगठन के लोग ना धमकी से डरते हैं ना क्रिटिसाइज़ होते हैं। इन्हें पता है कि हम काम करने के लिए आए हैं। उन्होंने यही निवेदन किया था कि साहब, हमें नाम नहीं चाहिए, आप शराबबंदी कीजिए, उस पर आपका नाम लिखिए, हम हमारे अपने आप ही घर पे चले जाएंगे। आप उस शराबबंदी को अपना नाम दीजिए, हमें हमारे नाम की ज़रूरत नहीं है। हम हमारे जो आदरणीय हैं छाबड़ा साहब, उनकी जो बाकी रही इच्छाएं हैं, अधूरी जो कामना रह गई है देश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, वो इच्छा पूरी होने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। आप नाम अपने पास रखिए, अपने उसको इस्तेमाल करिए, आप शराबबंदी कर दीजिए, वहीं से आप ऐलान कीजिए, हमें जूस पिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से अपने आप घर चले जाएंगे। अंकुर जी, एक खास बात यह है कि राजस्थान का नंबर क्राइम की अगर बात करें तो अव्वल नंबर पर है राजस्थान, और इतना दबाव है लगातार केंद्र सरकार की तरफ से, बीजेपी के जो दूसरे राज्य हैं उनकी तरफ से भी सरकार को ट्रोल किया जाता है कि आप क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। नशे से उसका कनेक्शन है क्राइम का,
कुछ नशे के लिए क्राइम करते हैं, उसकी पूर्ति के लिए, और कुछ नशा करके क्राइम करते हैं। ये दो पहलू हैं इसके। तो सरकार को क्या थोड़ा बहुत, आपकी इस पे व्यक्तिगत राय जानना चाहूँगा कि सरकार को क्या थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि अगर इस एक चीज़ को, नशे पे हम पाबंदी लगा देते हैं तो हो सकता है क्राइम का जो ग्राफ है वो भी धीमे धीमे डाउन आ जाए। देखिए, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। बिहार के अंदर कभी किसी समय में बिहार क्राइम के अंदर ऊंचे रैंकों पे आता था। जब से वहाँ शराबबंदी हुई उसकी रैंकिंग सुधर चुकी है। अगर उसको आप ओवरऑल काउंट करते हैं तो लगभग 90% अपराधों में कमी आई है, मगर वहाँ पे जो अपराध बढ़े हैं वो बढ़े हैं शराब तस्करी को लेकर के। तो उसके अदर में जो थे एक्सीडेंट की आप बात कर लीजिए, महिलाओं के साथ जो परेशानी होती थी, अदर जो अपराध होते थे वो सारे के सारे धीमे पड़ चुके हैं। राजस्थान के अंदर हम जहाँ बात कर रहे हैं शराब की या अन्य प्रकार के नशों की, आज सरकार ने सभी तरीके के नशों को लाइसेंस दे रखा है। उसके बावजूद घर घर के अंदर शराब बेची जा रही है। आप कहीं नीति की कहीं पालना नहीं हो रही है। सरकार एक समय पर ये कहती है कि अगर हम शराब को बंद कर देंगे तो उसके ये साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, तो आप उन साइड इफ़ेक्ट्स को पूरा करिए, उसकी एक रणनीति बनाइए, एक पूरी नीति बनाइए कि हम हमारे रेवेन्यू को धीरे धीरे करके कम करेंगे और दूसरे स्रोत के माध्यम से उसकी पूर्ति करेंगे। जैसे बिहार ने किया, शराब की जगह उसी की चीज़ों के साथ में एथेनॉल को बनाया गया जो पेट्रोल में मिक्स होता है, और अपने जो उनका 4000 करोड़ का रेवेन्यू था आज उसकी जगह वो 10,000 करोड़ का रेवेन्यू कमा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल कहीं ना कहीं शराब से ज़्यादा हर घर में यूज़ होता है। फिर हम बात करते हैं, आप एक तरफ बात करते हैं नशा मुक्ति की कि हम नशा मुक्ति के लिए कैंप आयोजन करेंगे, हम इतना फंड दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप टारगेट दे रहे हैं आबकारी के अंदर शराब की दुकानों को, अदर दुकानों को, कि इतना आपको बेचना पड़ेगा वरना हम आपका लाइसेंस निरस्त कर देंगे, आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट कर देंगे। ये दोनों बातों का तालमेल नहीं बैठ सकता। आप ज़बरदस्ती किसी से शराब या नशा नहीं बिकवा सकते। ये नीति ज़बरदस्ती की है, ये राय ज़बरदस्ती की है। आप सुबह आपने समय किया 10 बजे से लेकर 8 बजे तक, इस समय के अंदर भी आज शराब ब्लैक में बिक रही है और रात होने के बाद में उससे ज़्यादा महंगाई से बिक रही है। हमारी तो खुद प्रदेश के मुखिया को राय है कि जब तक प्रदेश में शराब या अन्य नशे बिकते हैं उनको इतना महंगा कर दिया जाए, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, उनको बहुत महंगा कर दिया जाए ताकि आम आदमी जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी पहुंच से दूर हो जाए और वो अपने आप को सक्षम करने के लिए आगे की ओर अग्रसर हो। आज हम बात करते हैं बिहार की, बात करते हैं गुजरात की, जहां शराबबंदी है, उसके बावजूद आप वहां के आज हालात को देखिए। गुजरात के अंदर महिलाएं कितनी स्वतंत्र रूप से रात को घूम सकती हैं, उनका एजुकेशन लेवल देखिए, वहाँ के व्यक्तिगत आप दौरे करिए, आपको ये दिखेगा कि वहाँ के व्यापारिक स्थितियाँ क्या हैं। हमारे पास में आज सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, क्योंकि हमारा युवा जब नशे में घर पे पड़ा है वो क्या तो पढ़ाई करेगा। बेरोज़गारी के क्या हालात हैं हमारे यहाँ पे। क्या हम रेवेन्यू के लिए जो टारगेट है उसको 10 गुना कर देंगे? क्या नशा इतना ज़्यादा अधिक आपको रेवेन्यू देगा तो क्या हम अफीम, चर्स, गांजा, अन्य तरीके के नशों को भी हम अपना सकते हैं? क्या सरकार इस पे राय मंशा कर रही है? नहीं तो हर घर में आज अफीम, चर्स, गांजा क्यों बिक रहा है? सरकार की तरफ से परमिशन नहीं है, उनका तंत्र कमज़ोर है। वो कहीं ना कहीं अपनी काली कमाइयों के लिए, अपने खर्चों के लिए, अपने आकाओं के लिए उनको छोड़ा जा रहा है। जी, मैं अंकुर जी आखिरी सवाल पूछता हूँ। एक तो ये जो बढ़ने का कारण है शराब को छोड़ के जो इलीगल नशे हैं, प्रशासन भी कहीं ना कहीं उसमें जिम्मेदार है। मैं आज ही अखबार में पढ़ रहा था कि एक महिला सीईओ बड़ी अधिकारी सुनीता कुछ करके नाम था, 10 लाख रुपए उन्होंने लिए हैं तस्करों से। एक तो वो मैटर हो गया। दूसरा, क्या ये महत्वपूर्ण बात है इसमें कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है शराब माफियाओं को, और अधिकतर 25-30% तो जो नेता जी हैं उनके खुद के वो लेते हैं, ठेके लेते हैं। ये भी मुख्य कारण, उनका भी दबाव रहता होगा सरकार पे, फंडिंग करते होंगे वो। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आज के समय में जो राजनेता हैं उन्हीं के ज़्यादातर ठेके हैं। दूसरे जो शराब माफिया बन चुके हैं, जिनको आप किंग बोल सकते हो, वो आज के समय के अंदर सरकारें चला रही हैं। और फंडिंग में अहम योगदान उनका, इलेक्शन पार्टी फंडिंग में भी उनका योगदान है, पर्सनल फंडिंग में भी उनका योगदान है। आपको हर तरफ
सहयोग किया जा रहा है। आज के समय में खुलेआम किसी बहुत बड़े नेता के बेटे की शराब की एक ऐसी फैक्ट्री है जिसको बिकवाने के लिए राज्य सरकार 60% की यही शराब बिकेगी उस पर उतारू है। तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? जब हमारे पास लोकायुक्त ही नहीं है सशक्त, जब आप उस जांच के दायरे में ही नहीं आते हैं, वो जांच ही नहीं कर सकते हैं, तो फिर नाम का लोकायुक्त का क्या फ़ायदा है? रंगे हाथ पकड़े हुए अधिकारियों को छोड़ देते हैं कि ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया कि इन्होंने रिश्वत ली थी। आखिरी सवाल मैंने आपसे पूछ लिया था, लेकिन एक चीज़ और जहन में आई है। आप लगातार इस आंदोलन को चला रहे हैं, तो दर्द तो होता है लोगों को, तो कुछ धमकियाँ भी मिली है? आप देखिए, लोगों का काम है, वो अपने तरीके से आंदोलन को कुचलने का प्रयास करेंगे, भटकाने का प्रयास करेंगे, अपने तरीके से नया रास्ता भी दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। उसमें हर तरीके के लोग शामिल हैं। छाबड़ा साहब ने एक ही बात कही थी, हम एक ही बात जानते हैं, हम गुरुशरणवादी हैं। उन्होंने एक ही बात कही थी, अकेले हो या भीड़ के साथ हो, अपने रास्ते पे चलते रहिए, मंजिल अपने आप मिलेगी। एकला चलो रे, एकला चलो रे। चलिए, शुक्रिया अंकुर जी। तो अंकुर जी हमारे साथ थे, इनसे बातचीत की और बहुत सी चीज़ों का इन्होंने स्पष्ट किया है, जवाब दिया है, बताया है कि क्यों इस संघर्ष को ये लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें इनको आ रही है, सरकार का क्या रवैया है और आगे की क्या रणनीति रहेंगी। सर, 3 दिन हो गए हैं, एक महिला घर से निकलकर अनशन पर बैठी है। कल तक तो यहाँ हम भी देख रहे थे, खुली छत थी, नीला आसमान था ऊपर। ये तो रात को यहाँ पर्दा लगाया गया, सर्दी ज़्यादा है। क्या सरकार को नहीं चाहिए, पहली बात तो कि बैठे ही ना, और दूसरी बात वो एनजीओ कहाँ गए तमाम जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, इस किसी भी मौलिक अधिकार हैं उनके हनन की बात करते हैं। एक महिला पूरे प्रदेश की इच्छा, उनकी मेहनत को लेकर लगातार पिछले 40-45 साल के ससुर जी ने अभियान शुरू किया था, उनको आगे बढ़ा रही है, संघर्ष को आगे लेके जा रही है, और फिर ऊपर से इस तरह का रवैया सरकारों का रहता है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं कि सरकार को थोड़ा ठंडे दिमाग से अपना हट छोड़ के सोचना चाहिए कि हाँ, बातचीत तो करते हैं, नतीजा निकले ना निकले, जिद पे नहीं रहना चाहिए? सर, आजकल की जो सरकारें हैं, सबसे पहले तो आपने ये बात कही कि ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इनमें दिमाग ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नशा नाश का कारण है जी, और न केवल हमारा जो यूथ है वो भ्रमित हो रहा है, बल्कि पूरे के पूरे जो परिवार हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। तो इसके लिए सरकारों की ये जो पॉलिसीज़ हैं वो पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, और ये कहना चाहिए कि सरकार की इस संदर्भ में मनसा ही नहीं है कि शराबबंदी या जो नशा है वो बंद होना चाहिए और नशा मुक्ति होनी चाहिए प्रदेश में। जिन स्टेट्स में चाहे वो सीमित मात्रा में हुई हो, जहाँ पर भी ये नशा जो है मुक्ति का कार्यक्रम चला है और वहाँ पर हुई है, शराबबंदी हुई है, उसके परिणाम सकारात्मक है, 70-80% बिल्कुल। वहाँ पर जो क्राइम रेट है वो घटा है ना। और जो है, अगर वैसे दूसरी अन्य प्रकार की इससे होने वाले जो नुकसान, जो बीमारियां हैं, उनमें भी उसके अनुपात में कमी आई है। तो राजस्थान में भी बहुत बड़ा स्टेट है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, और यदि यहाँ पर शराबबंदी लागू होती है तो निश्चित रूप से आप मान के चले कि बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा चेंजेज आएगा, लोगों की स्थिति में सुधार होगा, महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा, परिवार सुधरेंगे, और परिवार के साथ साथ में प्रदेश सुधरेगा तो देश भी जो है निश्चित रूप से प्रगति के पथ पर बढ़ेगा और सुधरेगा। पूनम जी संघर्ष कर रही हैं, एक महिला होते हुए भी 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, घर भी संभालना पड़ता है, बच्चे भी संभालने पड़ते हैं, ऊपर से आंदोलन भी संभालना पड़ता है, समाज सेवा भी करते हैं। इनके संघर्ष के लिए, इनके जज्बे के लिए 2 शब्द आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर दशरथ हिनोनिया इनका पूरा सपोर्ट करता हूँ। मैं इनका भी सपोर्ट करता हूँ, इनके साथ साथ में इनके जज्बे को और इनके हौसले को भी मैं सलाम करता हूँ कि एक महिला होने के नाते बाकी प्रदेश की महिलाओं की जो स्थिति को उन्होंने समझा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई परिवार में कोई पति बेटा अगर शराब पीता है तो सबसे ज़्यादा जो इसका जो खामियाजा और जो सामना है
वो महिलाओं को महिलाओं करना को पड़ता। भुगतना पड़ता। तो इस रूप में अंकुर जी जो है, ये पूनम जी जो है, उन्होंने इस भावना दर्द को समझा है, इस हाँ। दर्द को समझा है, इस भावना को समझा है, तो वो इस मुहिम में जो है वो शामिल हुई है और इसको आगे बढ़ाया है। तो इसी नाते यानी कि एक तरह से इनके जज्बे को भी सलाम है। सलाम। साथ ही साथ दूसरे अन्य जो संगठन के जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको भी जो है हम सपोर्ट करते हैं, उनको भी समर्थन करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो 3 दिन हो गए हैं और बहुत से लोग हैं जो लगातार यहाँ जुड़े हुए हैं। एक और साथी हैं रमाकांत जी, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। रमाकांत जी, सरकार की खामी नज़र आती है या फिर कुछ दूसरी चीज़ लगती है कि एक ऐसा आंदोलन जिसमें कोई उलट फुलट नहीं है, कोई ऐसी मांगे नहीं है जो पर्सनल हो, व्यक्तिगत हो, ये तो पूरे प्रदेश की मांग है, ये तो हर घर की मांग है कि शराब बंद हो, उनका घर बचे, गरीबी दूर हो। सरकार की खामी मानते हैं आप इसको? सरकार की पूरी खामी है। कहीं ना कहीं सरकार चाहती ही नहीं है कि शराबबंदी हो। कोरोना काल में आप देख सकते हैं जिस तरह मंदिर बंद रहे, धर्म के सभी स्थान बंद रहे, उसके बाद भी आपने शराब की दुकानें खोली और शराब की दुकान नहीं खोलने को कोरोना में होम डिलीवरी तक की सुविधा दी। हाँ। और कहीं ना कहीं जहां कोरोना में आमजन त्रसित हो रहा था बीमारी से, वहां शराब की दुकानें खुली हुई थी, लोग लाइनों में लगे हुए थे, दवाइयां नहीं मिल रही थी, लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, उनकी कालाबाजारी हो रही थी और साथ शराब बिक रही थी। तो कहाँ सरकार सोचने को सोच ही नहीं रही। मजबूरी है, काफ़ी अनशन चल रहे हैं, लोग प्रदर्शन करते हैं। पहले भी अनशन किया जा चुका है, सरकारों से समझौते की बात हुई है। चाहे वसुंधरा सरकार की बात करें, चाहे गहलोत सरकार की बात करें, दोनों ही सरकारें सोचने को तैयार ही नहीं है। जबकि वो हवाला देती है कि रेवेन्यू आता है। मैं रेवेन्यू की बात करूं तो आप इस मॉडल पर विचार कर सकते हैं कि शराब के सेवन करने से लोग बीमार पड़ते हैं, लोगों की जेब पे वजन पड़ता है, कहीं ना कहीं चिकित्सा का जो खर्चा है, चिकित्सा का खर्चा है वो बढ़ता है आम जनता के ऊपर, और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होते हैं। नशे से कितना आप समझ लो क्राइम रेट बढ़ रहा है। आप कोई भी बलात्कार की, दुष्कर्म को रेपिस्तान कहा गया राजस्थान को। विपक्ष ने काफी बार बयान दिया है कि रेपिस्तान, क्योंकि दुष्कर्म की घटना इन दिनों बढ़ी है। दुष्कर्म की घटनाओं में आप जितना भी सिनेरियो उठा के देखेंगे, वो कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ रेप कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है, इस तरह की घटना कर रहा है, वो कहीं ना कहीं नशे का आदी है। ये रमाकांत जी शायद पहला आंदोलन होगा जब इसमें सामाजिक संस्थाओं, एनजीओ और सबके साथ साथ पत्रकार भी अहम भूमिका निभा रहे हैं, इसको पॉजिटिव ले रहे हैं। शायद पहला आंदोलन, क्योंकि न्यूट्रल होता है पत्रकार, वो ना किसी पार्टी का होता है ना किसी पक्ष का होता है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये समाज के लिए अच्छी पहल है, अच्छा ये संघर्ष कर रहे हैं। तो आप एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या आपको ये लगता है कि सरकार को आगे आना चाहिए? इतने लोग जब इस आंदोलन से जुड़े हैं, साथ दे रहे हैं, तो सरकार को भी आगे आना चाहिए, टेबल पर बैठना चाहिए और समाधान निकले ना निकले, कम से कम आप आश्वासन तो दो, थोड़ा टाइम तो दो इनको कि हाँ इतने दिन के अंदर अंदर हम कोई ऐसी नीति रूल लेके आएंगे कि शराबबंदी की ओर अग्रसर हम कर देंगे उस फाइल को। बिल्कुल, 6 सालों से मैं खुद व्यक्तिगत इस आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। लगातार पूनम छाबड़ा जी के हर आंदोलन में सक्रिय रहा हूँ, विधानसभा घेराव भी किया है, जेल भी गया हूँ और कई मुकदमे भी झेल रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं सरकार जिसको गांधीवादी, जैसे गहलोत सरकार को गांधीवादी सरकार कहा जाता है, तो गांधी जी का पहला तो यही था कि नशा नहीं होना चाहिए, अहिंसावादी जो विचारधाराओं पर चलते, तो नशा जब वो गांधीवादी के, तो उसको अपनाना क्यों नहीं चाह रही सरकार? और मैं कहता हूँ ना कि जब जिस तरह से विधानसभा में उन्होंने कहा कि शराबबंदी की तरफ हम विचार करेंगे, कमेटी बनाई जा रही है, तो फिर आखिरकार वो कमेटी का क्या हुआ? क्यों रिपोर्ट नहीं आई अब तक? क्यों आबकारी नीति नहीं बदली जा रही? मैं ये नहीं कहता कि एक साथ शराबबंदी कर दी जाए, चरणबद्ध तरीके से करें, विचार बनाएं, सरकार अपना दृढ़ संकल्प तो दिखाए। जी। लेकिन मैं पिछले 3 दिनों से देख रहा हूं कि सरकार ने शुरू में एक वार्ता का लॉलीपॉप जरूर दिया और यहां से प्रतिनिधिमंडल गया, लेकिन उसके बाद अब तक कोई भी सुध नहीं ले रहा है। कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं आ रहा, ना यहाँ चिकित्सक की व्यवस्था है, रात को सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था नहीं है। तमाम यहाँ जो अनशन चल रहे हैं, जिस तरह से जो हालात है प्रदेश के, तमाम प्रदेश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं और कहीं ना कहीं सरकार नहीं, एक कठपुतली की सरकार चल रही है यहाँ पर। और जो गहलोत सरकार है उनको कहीं ना कहीं सोचना चाहिए और शराबबंदी की तरफ अग्रसर होना चाहिए। शराबबंदी नहीं तो मध्य संयम नीति बनाए, चरणबद्ध तरीके से कुछ तो एक प्रयास अपना दिखाएं गहलोत सरकार। बहुत अच्छी और बड़ी बात कही आपने कि इरादे मजबूत होने चाहिए, इरादे मजबूत होंगे तो ये सब भी हो जाएगा। एक उचित आश्वासन देना चाहिए। तो न्यूज़ 19 के इस फेसबुक पेज पर हम लाइव थे, शराबबंदी आंदोलन चल रहा है उसको लेकर। पूनम जी से बात की, उनके पति से बात की, बहुत से लोगों से बात की जिनका सहयोग था। तो इस लाइव में फिलहाल इतना ही, फिर आपसे जुड़ेंगे थोड़ी देर में, फिर अपडेट लेकर हम हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 19। एंड कर दिए, एक और करना